तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 378 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम लोग सिंपली लू फेंग के एबिलिटीज़ को देखने वाले हैं। लू फेंग फाइनली अपने ह्यूमन लेवल डाओ जितनी जो पावर्स होती है उन सबको कॉम्प्रीहेंड करता है और ऐसे टेक्निक्स को बनाता है जिससे कि वो एंसेस्टर्स को हार्म कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग सबकी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता है और फिलहाल में लू फेंग उसी बड़े से टाइम एंड स्पेस में आराम से बैठा होता है और जबकि वो लॉर्ड बन चुका है तो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के पाइनिकल लाइफ फॉर्म में से एक होता है और वो अपनी पावर से सारी चीज़ों को देख सकता था और साथ में वो अपनी पावर्स को भी क्रिएट कर सकता था। लू फेंग एक लॉर्ड बन चुका था तो उसकी कंट्रोल और कॉम्प्रीहेंशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, वो इमेजिन भी नहीं की जा सकती हैं। वो एक ही झटके में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकता था। उसकी स्पीड्स परसेप्शंस एक टेरिफाइंग लेवल तक जा चुकी थी। इस मोमेंट पे लू फेंग अपने ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डाउ के स्कोप में होता है और वो बड़ी ही आसानी से अपने सीक्रेट टेक्निक्स को बना सकता है और एक ही झटके में उसके अंदर काउंटलेस टेक्निक्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी बंदे को बनाने में सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता, लेकिन लू फेंग पलक झपकते उन सारे सीक्रेट टेक्निक्स को बनाना शुरू कर रहा होता है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। अब यहाँ पर एक नए ह्यूमन डाउ को कॉम्प्रीहेंड करने से एक क्राफ्ट करना टेक्निक को वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, जिसके साथ लू फेंग कहता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ फोर्स वो अपने सिस्टम पे काम किया करती थी और वो इन सब के बावजूद मतलब मेरी जो पावर से उससे मैं ह्यूमन एंसेस्टर्स को कोई भी खतरा नहीं दिला सकता हूँ। मेरे अटैक्स उस लेवल के हैं ही नहीं कि उनको कोई खतरा मुझसे महसूस हो, इसलिए मुझे एक पहले डोमेन टाइप सीक्रेट टेक्निक्स को बनाना होगा ताकि मैं उन सब पे अटैक कर सकूँ। अब यहाँ पर लू फेंग उन सारे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स के इंफॉर्मेशंस को यूज़ करता है और अपने सारे हाइपोथेटिकल ओपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है कि आखिरकार फाइट होगी तो वो मुझे किस तरह से हरा सकते हैं। और लू फेंग अपने एक डोमेन टेक्निक को बनाना शुरू करता है। अब लू फेंग डोमेन टेक्निक को ही क्यों चूज करता है, क्योंकि लू फेंग को एक चीज़ अच्छे से पता थी कि 1v1 बैटल कभी भी नहीं होने वाली है, ग्रुप बैटल होने वाली है। ग्रुप बैटल में उसके लिए सबसे बेहतर डोमेन टेक्निक ही हो सकती है, इसलिए लू फेंग डोमेन टेक्निक को ही यूज़ करने का फैसला करता है, जिसके साथ लू फेंग अपनी पावर्स को पोजेस करता है। वो उसको टेक्निक को शुरुआत करता है धीरे धीरे बनाने। अब यहाँ पे हर एक ह्यूमन एंसेस्टर एक यूनिक और सुप्रीम लेवल पावर्स को होल्ड करता है और एक साथ 100+ ह्यूमन एंसेस्टर अटैक करेंगे तो उनकी पावर कुछ ज़्यादा ही डेवास्टेटिंग हो जाती है और 100+ ह्यूमन एंसेस्टर्स के होने की वजह से वो सारे के सारे फैक्शंस इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शंस में से एक होते हैं। लू फेंग उन्हीं के प्रति एक अलग ही काउंटर अटैक बना रहा होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लू फेंग मिलियंस ऑफ सीक्रेट टेक्निक्स एक सिंगल डे में क्रिएट कर सकता था, मतलब कि समझ रहे हो, मिलियंस ऑफ सीक्रेट टेक्निक्स एक सिंगल फकिंग डे में क्रिएट वो कर सकता था। लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में चल रही थी, लेकिन फिलहाल में लू फेंग तो अपने बहुत ही पावरफुल टेक्निक को क्रिएट करनी थी तो वो इसको करना था, जिसके साथ वहाँ पर लू फेंग अपने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेज लगा देता है ताकि वो एक डेड डोमेन टेक्निक को क्रिएट कर सके जिसमें कि उन सबको एक साथ ट्रैप करके मारा जा सके। जिसके साथ लू फेंग अपने आप को कंटिन्यूअसली करता और कहता कि मुझे अब फाइनली एक सूटेबल कॉम्बैट टेक्निक को क्रिएट करना होगा। मतलब 10,000 दिनों तक वो अपने एक डोमेन टेक्निक को क्रिएट करने में लगा देता है जो कि परफेक्ट लाइफ एंड डेथ डाउ डोमेन टेक्निक होती है और फाइनली लू फेंग अपने लिए एक सूटेबल कॉम्बैट टेक्निक बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लू फेंग जानता था कि उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग एनर्जी रिजर्व्स मौजूद हैं और लू फेंग को अगर मूव करना है तो लू फेंग को एनर्जी भी ज़्यादा लगानी होगी और जितना ज़्यादा एनर्जी से वो अटैक करेगा उतनी ही पावरफुल उसकी अटैक होगी। मतलब समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके साथ लू फेंग सोचते हुए कहता है कि मेरी कॉम्बैट टेक्निक मैक्सिमाइज होनी चाहिए ताकि मैं अपने एनर्जी रिजर्व का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करूँ। अब यहाँ पे लू फेंग के पास एक एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी कैपेसिटी नहीं थी, बल्कि उसके पास एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी रिकवरी स्पीड भी होती है
और जो उसकी रिस्टोरेशन एबिलिटी होती है वो उसके 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर से आई थी। शुरुआत में हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो 108 लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे करेक्ट करके दिखाया गया है कि वो 108 नहीं बल्कि 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स होती है। अब लूफी के पास इतने ऑरिजिन कोर्स होने की वजह से वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के टॉप 3 रैंक में से आता था, क्योंकि उसकी पावर्स इन्हीं 1.8 बिलियन कोर से आती थी। अब टाइम पास जैसे होने लगता है, लूफी अपनी कॉम्बैट टेक्निक को बनाना शुरू करता है, जो कि वो हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर को काउंटर करने के लिए बनाता है। अब वो धीरे धीरे शेप लेना भी शुरू हो जाती है। उसी के साथ हमें ऑरिजिन लैंड के डार्क लैक स्पेस के अंदर के सीन में 7 लॉर्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि पेशेंसली वेट कर रहे थे। लूफी अभी के फिलहाल अपने ब्रेक थ्रू में लगा हुआ होता है, इसलिए वो सभी बड़ी आराम से इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन उन सबको एक चीज़ नहीं पता थी कि आगे का लूफी को कितना टाइम लगने वाला है ब्रेक थ्रू करने में और टेक्निक्स को बनाने में, जिसकी वजह से लॉर्ड जिन वहाँ पे कहते हैं कि उसने ब्रेक थ्रू किया है, वो भी फोर्स से सिर्फ महज 500 मिलियन एपोज में, और उसकी परसेप्शन से, जबकि वो लॉर्ड बन चुका है। तो उसके लिए एक कॉम्बैट टेक्निक बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला, बड़ा ही आसानी से वो बना सकेगा। तो युआन कहता कि तुमने सही कहा, लेकिन इस वक्त उसे 73 ह्यूमन एंसेस्टर को सामना करना है। लूफी प्रेशर को जरूर महसूस कर रहा होगा। तो लॉर्ड मिंग हुआंग भी कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, ये ब्रदर लूफी के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसने बस अभी ही ब्रेक थ्रू किया है और उसका सामना इतने खतरनाक एनिमी से होने वाला है। तो लॉर्ड नाइगू भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने भी सही कहा, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी पैनिक जरूर करता, क्योंकि एक लॉर्ड बनने के बाद ही आपको इतने पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करवा दी जाए तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जब लॉर्ड नाइगू सबसे पहले लॉर्ड बना था तो वो सिर्फ एक 2 ह्यूमन एंसेस्टर लेवल ब्लड लाइन को ही मास्टर कर पाया था, और वो बाकी के लॉर्ड्स में सबसे कमज़ोर हुआ करता था। लेकिन जबकि वो लॉर्ड जिंगमैंग के लेवल पे आ चुका है तो वो डिफरेंट होता है। तो लॉर्ड जिंगमैंग वहाँ पे कहता है कि लूफी तुम सबसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे सारे लॉर्ड्स अपने अलग अलग डॉज में कम्प्रीहेंशंस करते हैं, लेकिन लूफी की ह्यूमन लाइफ एंड डेड डॉम वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट कॉम्बैट को सूट करती है, और मूवमेंट टेक्निक्स में लूफी लॉर्ड जिंगमैंग से थोड़ा सा इन्फीरियर था। लॉर्ड म्यूमिंग से, लॉर्ड जिन और लॉर्ड मोमेंट से भी वो इन्फीरियर होता है, जिसके साथ वो आगे कहते हैं कि फिलहाल में वो मूवमेंट टेक्निक्स में तो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इंस्टेंस में देखा जाए तो वो लॉर्ड मोमेंट की लिविंग ह्यूमन फ्लक्चुएशन से ज़्यादा पावरफुल होगा। जिसके साथ लॉर्ड वुलन हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, लूफी की जो मैसी बॉडी है तो उसकी मूवमेंट मुझसे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मतलब वही जितना बड़ा आपका बॉडी है उतने मूवमेंट आपकी कमज़ोर हो जाएगी। वो आपने तो देखा ही होगा, सारे डोंगवा में ऐसा ही दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड जिंगमैंग उससे कहते हैं कि तुमने तो सही कहा, लेकिन उसकी एनर्जी सरपास कर चुकी है और उसकी बॉडी तुम्हारे से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, जिसके साथ वो फ्यूचर के सारे बैटल्स में सीनरी देखने लगते हैं। और वो कहते हैं कि वो तुमसे ज़्यादा एजाइल है, मतलब वो तुमसे ज़्यादा फुर्तीला है और ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव कर सकता है। जिसको सुनकर लॉर्ड वुलन कहता है कि तो मैं फिर से बॉटम पे आ गया। जिसके साथ वहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग कहते कि वेल, ये ऐसा नहीं है, वो बस तुमसे थोड़ा सा एजाइल हैं, और वो उसको चिढ़ाने लगता है कि तुम सबसे नीचे पे आते हो। जिसके साथ लॉर्ड नाइगू सोचते हुए कहते हैं कि मूवमेंट की बात करें तो वो लॉर्ड वुलन से स्लाइटली बेटर है, जो कि उसको सेकेंड रैंक में बनाता है। लेकिन डिफेंस की बात करें तो वुलन भी उसका सामना नहीं कर सकता है, उसकी पाइनिकल डिफेंस उससे भी ज़्यादा हो जाती हैं, और वो अपने डायरेक्ट कॉम्बैट में आखिरकार आगे कैसे आ सकता है। अब लॉर्ड जिंगमैंग उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं कि देखो, लूफी सबसे पाइनिकल पे इसलिए आता है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस एनर्जी मौजूद है, जो कि अपने एनिमीज को अपने शेयर फोर्स से ओवरवेल्म कर सकता है। अब लॉर्ड मैगमंग पूरी तरह से हैरान हो जाते कि क्या उसके पास लिमिटलेस एनर्जी है। तो यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग बस इतना ही कहते हैं, हाँ, वो ट्रूली इनएग्जॉस्टेबल है, उसे कभी भी नहीं खत्म किया जा सकता है। अब यहाँ पे वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे थे क्योंकि उसने लूफी के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में बैटल्स को देख रखे थे कि लूफी किस तरीके से फाइट करता है, और वो कहता है कि मैंने फ्यूचर में उसको ऑब्जर्व किया। लूफी की टेक्निक्स बिना किसी रिस्ट्रेंस के एक्सपैंड होती है, उसकी एनर्जी हमेशा अपने पीक कंडीशंस पे ही रहती है, वो कभी ख़त्म होती ही नहीं। लूफी की टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खाती थी, लेकिन वो हमेशा अपने पीक कंडीशंस में ही रहा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो रिकवरी स्पीड है वो अपने एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्च करने के रेट से भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसकी एनर्जी हमेशा बराबर ही रहा करती थी। अब देखो यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग एकदम से पूरी की तरह मतलब कह सकते हो कि एकदम से
वो फ्यूचर्स को कंट्रास्ट नहीं देख सकते कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है, वो बस फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे टाइमलाइन जैसा चक्कर है, हम तो वैसा ही समझ लो, वरना आगे चलकर लू फेंग अपनी पावर्स को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लेता है। और यहाँ पर लॉर्ड जिंगमैन कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि उसे सब पता होता है फ्यूचर्स के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली उतना भी नहीं पता होता है। जिसके साथ वहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन उससे कहता है कि उसकी ये अकेले की पावर्स हम सारे लॉर्ड्स के अंदर से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती हैं, और उसने अपने ब्रेक थ्रू को फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसने तो हिनवान लाइफ एंड डेड डाउस तक को भी कॉम्प्रीहेंड कर रखा है। जिसके साथ वो फ्यूचर में अपने सेकेंड हिनवान लाइफ एंड डेड डाउ को कॉम्प्रीहेंड करेगा, और जब ऐसा होगा तो वो अपने लिमिटलेस एनर्जी को और भी मैक्सिमाइज तरीके से यूज़ कर सकता है, और अपने हर एक चीज़ को सुप्रीम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमाइज कर सकता है। मतलब यहाँ पे सच में ये बंदा कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर देख रहा होता है, क्योंकि लू फेंग ने बस अपना सोचा था कि वो बस अपने सेकंड हिनवान लाइफ एंड डेड डाउ को क्रिएट करेगा, लेकिन ये बंदा जान जाता कि लू फेंग फ्यूचर में ऐसा करने वाला है। लू फेंग फ्यूचर में सक्सीड भी हो गया होता है। जिसके साथ लॉर्ड जिंग हैरान होते हुए कहते कि क्या लिमिटलेस एनर्जी, क्या वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके साथ लॉर्ड जिंग में ऐड करते हुए कहते हैं कि आखिरकार जब वो ऐसा करेगा तो बताओ इन्फिनाइट हिनवान स्पेस में उसकी बराबरी कौन कर पाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो जाएगी, और वो हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस का सबसे पावरफुल बंदे में से एक बन जाएगा, और वो हमारे फैक्शंस में मुझसे भी ज़्यादा सरपास कर देगा इंपॉर्टेंस के मामले में। तो लॉर्ड मिंग हुआंग वहाँ पे इंटरजेक्ट करते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी स्पेस टाइम एबिलिटीज़ तो हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को काउंटलेस तरीके से बेनिफिट करती हैं, तो लू फेंग आखिरकार तुमसे आगे कैसे निकल जाएगा। अब देखो डायरेक्ट कॉम्बैट में लॉर्ड जिंगमैन वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और वहाँ पर वो थोड़े से मार्जिन से ही आगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी एबिलिटी थी जो फ्यूचर्स को देखने की, काउंटलेस फ्यूचर से उनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिला करती थी। वो अपने पूरे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को बचाए रखते थे, लेकिन यहाँ पर 70+ हिनवान एंसेस्टर एक साथ सीज अटैक करते थे, तो लॉर्ड जिंगमैन अपने फ्यूचर काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ की वजह से अपने पिन पॉइंट वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज़ को देख लिया करते थे। उनकी फोरसाइट इनवैल्यूएबल होती है, और मोर ओवर उनके पास स्पेस टाइम नेटवर्क थी जो कि पूरे के पूरे टेरिटरी में फैली हुई थी, जिसकी वजह से वो एक झटके में कहीं भी पहुँच सकते थे, और अपने इतने बड़े एरियाज़ में वो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी किया करते थे। कोई डिवॉर किया जा रहा वर्ल्ड को तो वो ख़त्म कर दिया करते थे। मतलब कहा जाए तो लॉर्ड जिंगमैन की सच में कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशंस होती हैं, और अभी दूसरे लॉर्ड्स के लिए अगर लू फेंग डायरेक्टली कॉम्बैट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी क्यों ना बन जाए, लेकिन वो लॉर्ड जिंगमैन की जितनी सरपास नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन लॉर्ड जिंगमैन उनसे कहते हैं कि तुम आगे आने वाले समय में समझ जाओगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा कंट्रीब्यूशंस के मामले में, और वो वहाँ पे बताना छोड़ देते हैं। और प्राइवेटली वो मन ही मन लू फेंग के ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो लू फेंग के फ्यूचर्स को देख चुके होते हैं कि आखिरकार लू फेंग किस तरह की पावर्स को पोजेस करने वाला है। अब यहाँ पर लू फेंग के पूरे फ्यूचर्स को देख पाते हैं तो वो पता चल पाता कि लू फेंग कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर करके पूरे के पूरे सुप्रीम यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बंदा बन चुका है। वैसे तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हाँ लू फेंग तो बनेगा ही। जिसके साथ यहाँ पे कहते हैं कि फाइनली इतने सारे एपोज में मुझे ही सब चीज़ करनी पड़ती थी, लेकिन जबकि लू फेंग आ चुका है तो मेरे ऊपर से बोझ हट जाएगा, क्योंकि ये इनेट हिनवान लाइफ फॉर्म्स हमेशा अटैक किया करते थे और हमेशा हमें ही कीमत चुकानी पड़ती थी, और वो वहाँ पे बिना थके हुए उन्हें रखवाली करनी पड़ती थी। इसलिए वो एक चीज़ समझ चुके थे कि चाहे जितना भी क्यों ना हो जाए, मैं कितना ही फ्यूचर क्यों ना देख लूँ, लेकिन स्ट्रेंथ चाहिए ही उन सबको रोकने के लिए, वरना वो कितना ही फ्यूचर देख ले, अगर एक साथ 73 की जगह 100 ह्यूमन बीइंग्स अटैक कर दे तो वो लोग क्या ही कर सकते हैं। इसलिए लू फेंग की मतलब उनकी आंखों में लू फेंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और यहाँ पर वो खुश होते हैं। अब यहाँ पे वो सब बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की एंट्री होती है, डीजे मतलब लू फेंग की एंट्री होती है, और सब एक आवाज़ कहती है कि सब कोई और सारे सातों लोग अपने लू फेंग की तरफ ही देखने लगता है। लू फेंग को देख कर कहते हैं, लू फेंग और युआन उसे बैठने को कहते हैं। अब लू फेंग का ओहदा उन 7 लॉर्डों जितना हो चुका है, और सब लॉर्ड लू फेंग को इज्जत से पेश आ रहे होते हैं। लू फेंग आता है और बड़े ही आसानी से लेक के पास बैठते हुए कहता है कि मैं
आ गया। तो युवान उससे कहते कि क्या तुमने अपने टेक्निक्स को क्रिएट कर लिया? तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता कि मैंने ह्यूमन एंसेस्टर के मेथड्स और कॉम्बैट टेक्निक्स को केयरफुली स्टडी किया, लेकिन मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम सबके साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। तो युवान स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें बस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स को एक एक करके डिमॉन्स्ट्रेट करना है और हम लोग बताएंगे कि तुम्हारे साथ हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब आफ्टर ऑल जितने भी फॉर्मेशंस थे वो युवान के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जो कि बाकी के लॉर्ड्स की एबिलिटी के मुताबिक होती थी और वो मल्टीप्लाई कर सकते थे अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को। इसके साथ लू फेंग वहाँ पे कहता है ठीक है। अब लू फेंग के पास यहाँ पे जो एबिलिटी होने वाली है डोमेन की वो कुछ ज़्यादा ही सच में टेरिफाइंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी के फिलहाल में डोमेन एबिलिटी को ही देखने वाले हैं, किसी अटैक एबिलिटी को हम शायद कल ही देख पाएंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक सिंगल थॉट में लू फेंग अपने एक डोमेन को पूरे के पूरे डार्क स्पेस में कवर कर लेता है और वहाँ पे एक फेंट एजूरे ग्लो करना शुरू हो जाती हैं और स्कैनलेस काउंटलेस स्टार्स चमकना शुरू होते हैं। लू फेंग कहता है कि ये मेरी लाइफ एंड डेथ डोमेन है, जिसके अंदर मैं अपने साथियों के वाइटलिटी को बढ़ा सकता हूँ, एनिमीज के लाइफ एनर्जी को ट्रेन कर सकता हूँ और उनके हॉस्टाइल फोर्सेस को सप्रेस कर सकता हूँ। मतलब उनके पावर्स को मैं कम कर सकता हूँ, उनके लाइफ एनर्जी को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ धीरे धीरे, ताकि वो जितना ज़्यादा बैटल खींचें उतना ज़्यादा वो कमज़ोर होती जाए। अब यहाँ पे ये तो थी कुछ फैक्शंस की बात की, लेकिन अगर ये ज़्यादा लार्ज में आ जाए, मतलब एक साथ 73 पे बात आ जाए तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी इफेक्ट लिमिटेड हो सकती थी। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग एक और चीज़ कहता है कि इस डोमेन की एक और यूज है, मेरे यहाँ पे ब्रदर वू लैन को छोड़कर यहाँ पे कोई भी लॉर्ड इंजर हो जाए, चाहे वो कितना भी क्यों ना इंजर हो जाए, मैं उसको इंस्टेंटली हील कर सकता हूँ। अब जैसे ही लू फेंग ऐसा बोलता है कि चाहे कितनी गंभीर से गंभीर भी तुम सब कितना भी जख्मी क्यों ना हो जाओ, मैं तुमको इंस्टेंटली हील कर सकता हूँ। तो ये सुनकर जितने के 7 लॉर्ड्स थे वो सभी पूरी तरह से स्टन हो जाते हैं। सिर्फ मतलब 6 लॉर्ड स्टन होते हैं, सिर्फ अपने जी मैंग होते हैं वही स्टन नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को देख रखा होता है। और यहाँ पे लॉर्ड मोमेंट वहाँ पे कहते हैं कि क्या तुम हमारी किसी भी तरह के इंजरी को इंस्टेंटली हील कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी सीरियस क्यों ना हो। अब यहाँ पे लॉर्ड मोमेंट वो सबसे फिजिकली वीकेस्ट लॉर्ड होता है और उसकी जो पावर्स होती है वो एक कॉम्बैट क्लोन की होती है, इसलिए कह सकते हो कि सबसे पहले किसी का क्लोन डिस्ट्रॉय होगा तो वो इस बंदे का ही होगा। अब लॉर्ड मिंग हुआंग उसकी वॉइस कांपते हुए उससे पूछती है कि तुम कह रहे हो कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम बड़ी आसान से रिकवर कर सकते, वो भी बहुत ही जल्दी। अब यहाँ पे ऐसे उन्होंने पावर्स को सुन रखा था कि यार कोई भी ऐसे एबिलिटीज होती है कि वो लाइफ को रिकवर कर सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग रेट पे नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में ऐसे कई सारे लाइफ ओरिएंटेड एक्सपर्ट्स थे जो कि किसी की वाइटैलिटी को इनहांस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस एक्सटेंट पे नहीं। और लॉर्ड जिन यही कहते हैं और वो इस लाइफ लॉस को खुद से समझते हैं। अब लू फेंग यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए कहता कि देखो ये कोई लाइफ रिकवरी नहीं है, बल्कि मैं खुद की ओरिजिन पावर्स को यूज करके तुम सब में डाल दूंगा, जिससे कि तुम बड़ी आसानी से हील कर जाओगे। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग इसलिए कहता है कि लॉर्ड वुलान की मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लॉर्ड वुलान की बॉडी अपने लू फेंग से 1/3 होती है, 1/3 होती है। अगर लू फेंग उसको रिकवर करने जाएगा तो लू फेंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब देख सकते हो कि वुलान मतलब कह सकते हो कि 33% लू फेंग को अपनी ओरिजिन यूनिवर्स की पावर्स उसके अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। मतलब लू फेंग अपने रहते हुए उसे 3 बार हील कर सकता है। लेकिन बाकी लॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बात करें लॉर्ड नाइग्यू, जिसकी पावर्स अपने लॉर्ड वुलान के सेकंड टर्न में आती है फिजिकल बॉडी में भी, तो उसकी एनर्जी रिजर्व लॉर्ड वुलान से 1/10 आती है। मतलब लू फेंग के कंपैरिजन में 1/30 आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लू फेंग उसको बड़ी आसानी से 130 को कर दो तो उतना ज़्यादा उसको हील कर सकता है। मतलब लू फेंग उसको बहुत ज़्यादा देर तक हील कर सकता है और लू फेंग की जो रिकवरी स्पीड थी वो कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग होती है। तो ये कह सकते हो कि लू फेंग हील करता जाएगा और अपने आप के पावर्स को रिकवर करते जाएगा, जिस तरह से वो एक इन्फिनाइट बैटल रूप में कन्वर्ट कर देगा और अटैक्स पे अटैक्स करते जाएगा। अब लू फेंग की पावर्स कुछ ज़्यादा ही होती हैं। लू फेंग के पास 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स थी जो कि उसको रिस्टोर भी करती हैं। लॉर्ड बनने के बाद लू फेंग अपने 10% पावर्स को एक सिंगल ब्रेथ में यूज़ कर सकता था रिकवर करने के लिए। मतलब कह सकते हो कि वो बड़ी आसानी से अपने पावर्स को सिर्फ 10 ब्रेथ में कंप्लीट रिकवर कर सकता है। लेकिन आप सोचोगे कि यार लू फेंग की पावर्स तो कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो चुकी है, एक ब्रेथ के अंदर वो यार 10%
को वापस रीस्टोर कर सकता है, तो वो जल्दी जल्दी लॉर्ड वुलैन को भी तो रीस्टोर नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सब लॉर्ड लेवल पे जा चुके हैं, इनके लिए एक एक सेकंड ऐसा है जैसे इनके लिए इटर्निटी जा चुकी है। इनके एक सेकंड में इतने सारे मूव्स क्लास हो जाते हैं कि यार इनकी बात ही अलग है। मतलब क्या सकते हो कि ये कुछ ज़्यादा टेरिफाइंग पे हैं। जब लू फेंग अनडाइंग बैंक पे था तो वहाँ पे एक एक सेकंड में 10,000 क्लासेस तक हो जाती थी, तो ये तो लॉर्ड्स के पार में हैं। तो सोचो यार कितने एक सेकंड्स में बैटल होंगी, यहाँ पे माइक्रो सेकंड्स की बात होने वाली होगी। तो इसलिए कह सकते हो कि लू फेंग इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। वरना एक ब्रेथ में 10% की बात कर रहे हो तो एक मिनट में हम नॉर्मल ह्यूमंस 12 से 15 बार ब्रेथ करते हैं, तो एक मिनट में लू फेंग बड़ी आसानी से अपने पूरे एनर्जी को बड़ी आराम से रिप्लेनिश कर सकता है। तो इसलिए लू फेंग ऐसा कह रहा होता है, समझ सकते हो। मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाना चाहता हूँ। जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि फिलहाल में मैं तुम सबको हील कर सकता हूँ, जिसको सुनकर वहाँ पे लॉर्ड कहते हैं कि तुम अपनी ऑरिजिन पावर्स को कन्वर्ट कर रहे हो हम सबको हील करने के लिए, तो क्या तुम पे इस पे असर तो नहीं पड़ेगा। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मेरी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब लॉर्ड मैनमैन की आंखें काफ़ी ज़्यादा चमक उठती है और कहता कि अगर मेरी कॉम्बैट क्लैन इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगी जब तक वो मरेगी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी इफेक्ट पावर्स डबल हो जाएगी। प्रीवियसली ये बंदा अपने एनर्जी को बहुत ही अच्छे से यूज किया करता था, क्योंकि जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती तो इसकी कॉम्बैट पावर्स और सर्वाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती, और जितने भी लॉर्ड्स हैं वो यार लू फेंग के साथ मिल के अच्छे से फाइट करेंगे तो उनकी पावर्स कभी खत्म ही नहीं होगी और वो हमेशा अपने पीक कंडीशंस पे ही होंगे। जिसके साथ लॉर्ड जिन हंसते भी कहता है कि अब तो मैं रेकलेसली भी फाइट कर सकता हूँ। जिसके साथ वो लू फेंग के साथ में आ जाते हैं और यहाँ पर वो लू फेंग से कहता है कि ब्रदर लू फेंग, अब से तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। इस वॉर के बाद मेरे पास ऐसे कई सारे प्लान्स हैं इन्फिनाइट इन स्पेस में, तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। अब यहाँ पे प्लान्स का मतलब ये है कि वो सब भी अपने डेंजरस सिचुएशंस में, मतलब डेंजरस प्लेसेस में जाके उसको खोजना चाहते हैं। तो समझ लो कि इस वॉर के बाद हमें उन्हीं सबको देखने को मिलेगी। जिसके साथ यहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग भी एग्री करता है, लेकिन लॉर्ड मोमेन वहाँ पे कहता है कि जिन, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ पहले एक सप्ताह पहले ही। अब यहाँ पे उन सब में पर्सनैलिटी थी, तो कह सकते हो कि मस्ती मजाक में चलता रहता था। तो लॉर्ड जिन कहते कि हैं मैं तो बस चिंता करो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम मेरे सेकंड बेस्ट फ्रेंड हो गए। जिसके साथ लॉर्ड मैन भी कहता है कि तो तुम भी मेरे सेकंड बेस्ट फ्रेंड हो, और वो भी लू फेंग के पास चला जाता है। वो भी कहता है ब्रदर लू फेंग, तुम और मैं एक परफेक्ट मैच हूँ। अगर तुम्हारी क्लोन मेरे पास हमेशा से रहेगी तो मैं अपने कॉम्बैट एबिलिटी को हमेशा यूज़ करता जाऊँगा, मतलब मेरी पावर्स ख़त्म ही नहीं होगी। अगर तुम मेरे वीक क्लोन को रिकवर करोगे तो इसका मतलब ये है कि मैं इन्फिनाइट सुपर मूव्स को एनलिस कर सकता हूँ और हम दोनों के सिचुएशंस को हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो आखिरकार इन्फिनाइट इन वन स्पेस में हमें कौन ही रोक पाएगा। एक टीममेट जिसकी पावर्स कभी ख़त्म नहीं होगी और एक टीममेट जो हमेशा से लगातार अपने सुप्रीम अटैक्स को, जिसकी स्टैक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो सोचो हम लोग कितने टेरिफाइंग बन जाएंगे। जिसके साथ वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो लू फेंग की तरफ देखने का नज़रिया सब कुछ चेंज हो जाता है, वो लोग लू फेंग को रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं। जिसके साथ युवान वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है अब कोई बात नहीं, लू फेंग की जो लाइफ एंड डेथ डोमेन है उसके अकेले पावर से ही हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ जाती है। लू फेंग की एबिलिटी अपने सबसे ज़्यादा मिनिमल लॉर्ड युवान, लॉर्ड जिंगमैंग और लॉर्ड वुलैन पे होगी, मतलब कि वो यूजुअली अपने पीक कंडीशंस पे होते हैं। लेकिन लू फेंग बड़ी आसानी से लॉर्ड नाइगू और बाकी के लॉर्ड जिंग, लॉर्ड मिंग हुआंग और लॉर्ड मोमेंट पे एवोल्यूशनरी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे यही चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लू फेंग का क्या होने वाला है। अब लू फेंग अभी तक बैटल में नहीं एंट्री किया है और ना ही उसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड या फिर और दूसरे एपिसोड्स में, जहाँ पे लू फेंग जब फाइनली एंट्री लेता है तो उसकी पावर्स कितनी धमाकेदार होगी। क्या लू फेंग सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो एक अटैक में एक एंचेस्टर को मार सके। वैसे मारना मुश्किल है लेकिन हम लोग देखेंगे, वैसे अभी नहीं मार पाएगा लेकिन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।